नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 24 में प्रधानमंत्री बनाम कौन सा चेहरा होगा, इसको लेकर अक्सर बात होती है। राजनीति में खूब तंज भी कसे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आखिरकार ये जो इंडिया अलायंस बना है इसमें दूल्हा कौन होगा। क्या शशि थरूर ने इसका जवाब दिया है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी संभावनाएं जताई हैं कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो ये उसके उम्मीदवार हो सकते हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो सियासी मिसाइल छोड़ी है, क्या वो मिसफायर भी कर गई है, इसको लेकर खुलासा आज हम करेंगे द इनसाइड स्टोरी में। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, शशि थरूर ने जो बात कही, पहली बात तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। दूसरा, उनके कहने का मायने क्या थे, और क्या उन्होंने जो तीर छोड़ा सत्ता पक्ष की तरफ, वो विपक्ष को भी लगा जाकर? देखिए, शशि थरूर एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं भारतीय राजनीति में कि अपने बयानों की वजह से कई बार वो चर्चा में रहते हैं। वो जैसा दिखते हैं, जैसी अंग्रेजी बोलते हैं, वो तो चर्चा का विषय रहता ही है, लेकिन उनके बयान भी कम चर्चा में नहीं रहते हैं। और ज्यादातर बार ये देखा गया है कि वो कहना कुछ चाह रहे हैं, कहा कुछ जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदी में ही हो रहा है, अंग्रेजी बोलने वक्त भी वो कुछ ऐसी बातें कहे जाते हैं जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब उसको अनुवादित किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दरअसल मौका ये था कि वो अपने चुनाव क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में एक छोटे से कार्यक्रम में थे, और वो कार्यक्रम ये था कि एक दफ्तर खुला था सिलिकॉन वैली, जिसका हेड ऑफिस था अमेरिका में, और उसका तिरुवनंतपुरम दफ्तर खुला था। तो हाईटेक सिटी वहां पर बनी थी, उसमें वो दफ्तर खुला है। तो वो गए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। आप जानते हैं सांसदों को छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, तो एक छोटा सा कार्यक्रम था। वहां उन्होंने भाषण के दौरान अमेरिका और भारत के राजनीतिक सिस्टम्स जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, दोनों राजनीतिक व्यवस्थाओं के कंपैरिजन किए। और उन्होंने कहा कि अमेरिका में जनता उम्मीदवार चुनती है, प्राइमरीज होती हैं, और वो एक साल पहले से शुरू हो जाती हैं। तो पहले पार्टी के अंदर ही बहुत से लोग एक दूसरे से कंटेस्ट करते हैं, पार्टी के भीतर ही वो जो चुनाव होते हैं वो तय करते हैं कि उनका फाइनल चेहरा इस सीट से कौन होने जा रहा है। और ये प्रेसिडेंट के उम्मीदवार में भी होता है कि पार्टी के भीतर ही रिपब्लिकन पहले आपस में चुनाव लड़ते हैं और तब जाकर के एक चेहरा बनता है, और इधर से डेमोक्रेट्स भी आपस में चुनाव लड़ते हैं और तब जाके एक चेहरा बनता है। तो उनका ये कहना था कि वहां तो जनता चुनती है, पर हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में तो दरअसल परिवार जनित पार्टियां हैं, और वही उम्मीदवार चुनती हैं, वही तय करती हैं कि कौन कहीं से लड़ेगा, कौन कहां से नहीं लड़ेगा। और इस कारण से हमारी और उनकी व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर है। तो फिर किसी ने पूछा कि भाई कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा हाँ, एक तरह से कांग्रेस भी फैमिली रन पार्टी है। तो उसका तात्पर्य केवल गांधी परिवार से नहीं था, बल्कि एक ये था कि 4, 5, 10, 20 लोग परिवार की तरह ऊपर बैठे हैं। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी है या चुनाव समिति है, और वो तय कर देती है कि फला सीट से फला उम्मीदवार, फला सीट से फला उम्मीदवार, लिस्ट जारी कर देती है, आप उसके हिसाब से लड़ने चले जाइए। कई चेहरे जो कि लड़ना चाहते थे उनका टिकट कट जाता है। वो अच्छे चेहरे भी हो सकते हैं, आप देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सीटें जो हैं आ रही हैं। राजस्थान की तो आई नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आई है, तो बड़ा दिल भी जल रहा है लोगों का, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। अब ये बात उन्होंने कही, तो जैसे ही उन्होंने ये कहा कि फैमिली रन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अचानक से बवेला खड़ा हो गया कि क्या मतलब कांग्रेस पार्टी आरजेडी की तरह है या सपा की तरह है? क्या ये उसी तरह की पार्टी है जैसे डीएमके है कि पिता है तो उसके बाद पुत्र है? क्या ये एनसीपी की तरह है? और संयोग देखिए कि इंडिया गठबंधन में फिलहाल जितनी भी दल हैं, उन दलों में अमूमन ये देखा जा रहा है कि जो फैमिली रन पार्टीज हैं, जो बदलाव का एक संदेश लेकर के आई थी,
अब वो परिवारवाद की लाइन पकड़ ली है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, उन्होंने भी ये बात कह दी। और उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि साहब ये बताइए फिर कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तब उन्होंने इस बात को बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि देखिए, बेस्ट उम्मीदवार तो खड़गे होंगे। जीत जब हो जाती है, नतीजे आ जाएंगे, और जाहिर है कि इसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा, तो कोएलिशन है, तो कोएलिशन में किसी एक चेहरे पर सबकी सहमति बनेगी, तो खड़गे तो बेस्ट उम्मीदवार हैं, पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अब फिर उन्होंने लेकिन जो लगाया, यहाँ फिर एक बात उन्होंने कह दी, लेकिन दूसरे उम्मीदवार राहुल गांधी हो सकते हैं। अब ये बात जो उन्होंने कही है, इसको ज्यादातर लोग जो है सेल्फ गोल की तरह देख रहे हैं। अगर ये सेल्फ गोल मारा गया है तो कांग्रेस ही इससे डैमेज होगी या फिर पूरा इंडिया अलायंस डैमेज होगा? देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि उन्होंने एक उम्मीदवार का नाम आगे किया है, उसका जो पॉजिटिव पक्ष है उनके बयान का। शशि थरूर कोई बहुत सामान्य नेता नहीं है, कई बार मुझे उनसे इंटरेक्शन का अवसर मिला है। वो एक बड़े विद्वान और जिस तरह का नेता होना चाहिए उस तरह के नेता हैं, जो खुद भी क्षमतावान है और जो बहुत ज्यादा ग्रज नहीं रखता है लोगों के प्रति। देखिए, एक बड़ा होना और सामने वाले के प्रति बहुत ग्रज नहीं रखना, ये दोनों बातें हैं। मैंने उनकी एक तस्वीर देखी जिसमें जो उन्होंने ट्वीट किया था कि वो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठे हैं। तिरुवनंतपुरम के चुनाव में 2014 में इन्होंने मुझे बड़ी कड़ी टक्कर दी थी, ऐसा उन्होंने लिखा है। 90 साल के हो गए हैं, बड़े फिट हैं। अब देखिए, ये एक बड़ा दिल वाला व्यक्ति ही अपने ट्विटर हैंडल पर उस व्यक्ति की फोटो लगा सकता है, उसके साथ बैठे हुए हैं वो, जिसके साथ वो कभी चुनाव लड़ा है और ये मान भी रहा है। बहुत कड़ी टक्कर दी थी इन्होंने मुझे। वो 3 बार जीत चुके हैं तिरुवनंतपुरम से, तो जाहिर है कि 2014 में वो लड़े थे। तो वो उस तरह के नेता हैं, लेकिन क्या है कि उनका जो पब्लिक लाइफ है वो पार्ट ऑफ इट, या कहेंगे अधिकांश जो है वो विदेशों में बीता, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन की सेवा में। तो उनके बात करने के अंदाज में जो एक देसी चातुर्य होता है, चालाकी होती है भारतीय राजनीतिज्ञों की, वो मिसिंग है। और इस कारण से वो कुछ इस तरह की बातें बोल जाते हैं तो शायद नहीं बोली जानी चाहिए। अब उन्होंने राहुल गांधी को ही लेकर के कह दिया और उनकी तुलना खड़गे से कर दी, तो अब लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री पद के असली और बेहतर उम्मीदवार अगर कांग्रेस में कोई है तो वो तो खड़गे हैं। लेकिन चूंकि ये फैमिली पार्टी है, इसी कारण से राहुल गांधी को ये मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी में भी वो काबिलियत नहीं है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है। भाई, वो भी 3-4 बार के एमपी हो गए, 2004 से एमपी हो रहे हैं, और आज की तारीख में जिस तरह से पार्टी को उन्होंने आगे लाया है वो भी अपने आप में। लेकिन अब चूंकि फैमिली वाली बात उनसे लगा दी गई, तो जाहिर है कि उसमें खड़गे जो है वो ज्यादा बेहतर। अब खड़गे के साथ अच्छी बात यह है कि वो दलित समुदाय के साथ आते हैं, और ऐसे दौर में आते हैं जब जाति व्यवस्था पर राजनीति जो है आज की तारीख खूब जबरदस्त तरीके से चल रही है। कहते थे जात न पूछो साधु की, लेकिन वो साधु के लिए कहते हैं। राजनीतिज्ञों की तो जात ही पूछो पहले हो गई अब। तो ऐसे दौर में भारत में अभी तक दलित प्रधानमंत्री हुए नहीं है, तो खड़गे एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट हो जाते हैं। तो इसका पॉजिटिव पक्ष तो ये है, और नेगेटिव पक्ष ये है कि राहुल गांधी से अगर उन्होंने तुलना कर दी तो ये नुकसान जो है वो इंडिया अलायंस को भी उतना नहीं होगा। ये अलायंस कांग्रेस पार्टी को भी शायद उतना नहीं होगा, उनको व्यक्तिगत जरूर हो जा सकता है। अच्छा, परिवारवाद को लेकर आप पिछले 10 सालों में या 9.5 सालों में, जब से मोदी सत्ता आई है, आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? एक वक्त था जब परिवारवाद को लेकर जनता भी बड़ी उग्र रहा करती थी, जनता भी कहीं मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करने में, उसको पचा पाने में क्षमतावान नहीं थी। लेकिन आज की डेट में जब हम हर किसी को देख रहे हैं, बीजेपी के अंदर ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके बेटे राजनीति में हैं, वो लड़ रहे हैं, तो परिवारवाद तो वो भी एक ही तरीके का है। हम सिर्फ ये देखें कि पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है उसका परिवारवाद कितना है, या फिर पार्टी के अन्य नेताओं का या सांसदों का, विधायकों का भी परिवारवाद से कितना नाता रहा है। तो जनता बड़ी होशियार हो गई है। मैं इस मायने में
देख पा रहा हूं परिवारवाद को लेकर ज्यादा अगर कोई कहता है तो उतना ध्यान दिया नहीं जाता है कि सबको पता है हर कोई अपने जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या नेशनल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों को आगे लाती हैं। तो अब क्योंकि शशि थरूर ने ये बात कह दी और राहुल गांधी का नाम जुड़ गया है तो क्या इसकी खाल उधेड़ी जाएगी, इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी क्योंकि राहुल गांधी का नाम जुड़ गया है। हिमांशु देखिए, इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा और लोकसभा के, उसका मुद्दा ही परिवारवाद है। परिवारवाद उतना ही बड़ा मुद्दा है जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे कास्ट है, कास्ट सेंसस की बात है, जातीय जनगणना की बात, उतना ही बड़ा मुद्दा परिवार है। एक उदाहरण लीजिए, राहुल गांधी से अभी वो मिजोरम में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, प्रश्न उनसे किया गया डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर, और वो जहां भी जाते हैं यदा कदा ये सवाल उनके सामने आ जाता है, उन्होंने अवॉइड किया, बचने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि आज की तारीख में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति किसी पद पर नहीं है, तो फिर ये आरोप कैसा? भाई पार्टी अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी, केंद्र में मंत्री होने का, गवर्नर होने का सवाल नहीं उठता है, केवल प्रियंका गांधी पार्टी महासचिव है। बाकी सोनिया गांधी जो जिस पद पर है वो पद मतलब उस तरह से राजनीतिक रूप से बहुत अहम नहीं है, उनकी सीनियरिटी के कारण वो बनी हुई है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की हेड है, और तो पार्टी संगठन में भी केवल प्रियंका गांधी है। 1989 के बाद से लेकर के 2014 तक, जब तक शासन कांग्रेस का रहा, जब भी शासन रहा, पहले नरसिम्हा राव के शासनकाल में, उसके बाद मनमोहन सिंह के शासनकाल में, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बना गांधी परिवार से। मौके थे, बन सकते थे, सोनिया गांधी तो बिल्कुल, उन्होंने मना किया प्रधानमंत्री बनने से। 4 में और राहुल गांधी बन सकते थे प्रधानमंत्री, बिल्कुल 2009 में ऐसी संभावना थी, उन्होंने मना किया। तो लेकिन आरोप जो है वो इसलिए लगते रहते हैं कि जहां परिवार है वहां परिवारवाद का आरोप है, जहां परिवार है वहां परिवारवाद का आरोप है। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया उस सवाल का, देखिए उससे साफ जाहिर हो जाता है। जब बार बार ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, अमित शाह जी के लड़के क्या कर रहे हैं? सुना कि क्रिकेट का बोर्ड चला रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी के लड़के वो क्या कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। और ये अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? तो इस तरह से जो उन्होंने बातें कही तो दे मारा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद की एक श्रृंखला, एक लाइन है, उसी प्रकार है जिस प्रकार की कांग्रेस के भीतर है। उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद में उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे यहां नहीं है, उन्होंने माना इस बात को है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहां भी है, उनके यहां भी है, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। पर पात्रता उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने आरोप नहीं लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के पास पात्रता है, उनका कोई परिवार नहीं जो राजनीति में है। तो 1 अक्टूबर को वो तेलंगाना में थे और उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया तेलंगाना में, उसमें वही बात उन्होंने कही, बार बार कही, कांग्रेस और केसीआर की पार्टी बीआरएस दोनों परिवारवादी। भाई केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, उसमें उनके लड़के केटीआर, वो उसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं जिसमें उनके पिता सीएम हैं। उनकी बेटी जो सांसद रही, हार गई तो एमएलसी बना दी गई, चाहे तो कभी भी मंत्री बन जाए, क्योंकि भाई मंत्री है इसीलिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने कहा देखिए उनकी तो एक फहरिस्त है। तो परिवारवाद एक मुद्दा है, इस बात को माना जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। और इंडिया अलायंस में हर पार्टी जो है वो इस आरोप के दायरे में आ रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कह रहे हैं। पर अब आपकी बात पे आते हैं कि लेकिन जनता ने उसको आत्मसात कर लिया है क्या? क्या जनता को अब ये बुरा नहीं लगता है? जी हाँ, ये बात सही है कि जनता को बुरा नहीं लगता है, उसे ये लगता है कि परिवारवाद के सवाल से ज्यादा बड़े सवाल हमारे सामने हैं। तो हम परिवारवाद के मसले में फंस करके अपने नेताओं को कमजोर क्यों करें? भाई
एक नेता को सपोर्ट करने की वजह आज की तारीख में जाति है, बिरादरी है, धर्म है, पहचान उसकी है। तो अब क्या एक जातिवाद की राजनीति में एक व्यक्ति क्या इसीलिए विरोध कर दे अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति से आते हैं? वो कतई नहीं करेगा, उसे बुरा नहीं लगता है। आज की तारीख में जो गोलबंदी के जो फैक्टर्स हो गए हैं, उन फैक्टर्स में जाति सबसे प्रबल है, तो फिर वो उसको बुरा क्यों लगेगा? अच्छा, थोड़ा इस परिवारवाद पे थोड़ा सा और इसका जो है पोस्टमार्टम करते हैं। परिवारवाद बीजेपी के लिए है सेवा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अगर परिवार से कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, वो राजनीति में आ रहा है, तो वो सेवा भाव लेकर आ रहा है, वो भी सेवा कर रहा है, परिवार का हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। विपक्ष का अगर परिवारवाद है तो वो असल परिवारवाद है, वो एक पाप है, ये साबित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जाती है। तो दोनों के परिवारवाद में डिफरेंस नजर आता है, लेकिन क्योंकि हम 2023 में इस बात को कह रहे हैं, अगले साल इलेक्शन होने हैं, क्या 2025 में भी ऐसी ही बातें होंगी कि ये परिवारवाद वो परिवारवाद, या फिर इलेक्शन है तो अभी ये सारी बातें याद आ रही हैं गुमराह करने के लिए? देखिए, कांस्टेंट थीम है भारतीय राजनीति का ये इंदिरा जी के जमाने में भी था। भाई, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी इतना प्रोमिनेंस अगर पाई थी तो वो इसलिए कि पंडित नेहरू की लड़की थी वो, और उसके बाद तो एक श्रृंखला उनके परिवार में है कि भाई उनके बेटे, फिर उनके बेटे, तो ये तो एक श्रृंखला है। जो समाजवादी नेता हुए हमारे देश में, वो भी परिवारवाद के खोपचे में आ गए। भाई, आखिर चरण सिंह हैं तो उनके लड़के अजीत सिंह हैं, तो फिर जयंत चौधरी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं तो उनके लड़के अखिलेश हैं। कुछ ही चुनिंदा आपको नेता मिलेंगे जो समाजवादी आंदोलन से हैं। भाई, जेपी के पीछे कोई आए नहीं, लोहिया के पीछे कोई आए नहीं, तो इस तरह के उदाहरण आपको बहुत कम मिलने को मिलते हैं। अब लालू जी बहुत ही सामाजिक और समाजवादी नेता, और पिछड़ों को आवाज उन्होंने दी, पर पिछड़ों को आवाज देते देते उन्होंने अपने परिवार को भी आवाज दी। भाई, उनके ही परिवार में सब लोग हैं जो अच्छे पदों पर हैं, पर अब सवाल आकलन करने वालों के लिए ये है कि क्या उनके समर्थकों को ये बुरा लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो क्या दिक्कत है? उन्हें ये लगता है कि हमारे लिए ज्यादा बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का विरोध करने वाला कौन है, आखिर इसमें दम है तो वो है भाई बिहार में तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव यूपी में हैं, एनसीपी के सुप्रिया सूले हैं, वो महाराष्ट्र में हैं, उद्धव ठाकरे बाला साहब के लड़के हैं, वो महाराष्ट्र में हैं। तो फिर क्यों ना विरोध करें, फिर क्यों ना उनके साथ एक गोलबंदी की जाए। स्टालिन जो कि करुणानिधि के लड़के हैं और उनके लड़के उदयनिधि हैं, तो जब ये लोग हैं तो विरोध करें। तो फिर जनता को अगर ये दिक्कत नहीं है तो फिर किसी को दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है, बना भी रही है, लेकिन अगर गहनता से बहुत सोचे, इसका अंतर तो नहीं पड़ता है। हाँ, मैं अगर ज्यादा डीप जाकर सोचूं कि परिवारवाद अगर है तो ये क्या दूसरे लोगों को रोक रहा है? परिवारवाद अगर इतना हावी है कि कोई दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा है तो हम इसे पूरी तरीके से बुरा कह सकते हैं, लेकिन परिवारवाद है और दूसरे के लिए भी उतना ही ग्राउंड है कि वो वहां पर भी अपनी राजनीति कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इस देश में बहुत सारे प्रत्याशी लड़ते हैं जो किसी पार्टी से नहीं होते हैं, जीतते भी हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। तो हमको तो ये सोचना होगा ना कि हर किसी के लिए फील्ड तो वही है। हाँ, एक हो सकता है परिवार उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है या फिर उसके लिए एक फील्ड पहले से बनी हुई है, लेकिन कोई दूसरा चाहे तो अपनी फील्ड बना सकता है। अब लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव, उन्होंने तो बिना परिवारवाद के ही शुरू की अपनी राजनीति। आज उनके बच्चे अगर उस राजनीति में है तो उसको परिवारवाद कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से तो शुरू किया। कांग्रेस को हाँ कह सकते क्योंकि आजादी के टाइम से ही उनके पास पूरी फील्ड उन्होंने धीरे धीरे करके बनाई, लेकिन बाकी पार्टियां तो बाद में ही आई। देखिए, परिवारवाद का जो मसला होता है ना, कोई एक इंडिविजुअल टिकट ले रहा है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो किसी का बेटा हो, टिकट या विधायकी की टिकट, इतनी सीट्स हैं देश में, या सांसदी की भी 550 सीटें हैं। मसला वो नहीं होता है कि कोई किसी ने टिकट ले लिया और उसे आसानी से मिल गया। मसला ये है कि एक व्यक्ति, आपने लिया लालू जी का नाम, उन्होंने एक संघर्षों की राजनीति की, बिल्कुल समाजवादी आंदोलन के हिस्सा बने,
लोहिया के पथ पर चले या मुलायम सिंह यादव, उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, तो वो एक सामाजिक आंदोलन की धारा की पार्टी बनी। वो सामाजिक आंदोलन, समाजवाद का जो आंदोलन था उसे आगे बढ़ाने वाली पार्टी बनी, उसकी वाहक बनी वो समाजवादी आंदोलन की। और यही इसी आइडेंटिटी में उसकी राजनीति हमेशा होती रही, उस पार्टी विशेष की। पर धीरे धीरे वो पार्टी समाजवादी आंदोलन की जो मूल नीतियां होती हैं, जिसमें परिवारवाद के खिलाफ खड़ा होना होता है, वो धीरे 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 उस पार्टी के पूरे चरित्र में बदलाव आना शुरू होता है और वो मूल रूप से परिवारवादी पार्टी हो जाती है। जो समाजवादी पार्टी थी, जो एक आंदोलन के लिहाज से पैदा हुई थी, एक मूवमेंट की तरह से, लोहिया के बातों को ध्यान में रख करके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1960 के दशक में बनी थी और बाकी सारी पार्टियां वहीं से निकलती हैं। और उनकी ये आवाज थी कि संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60। आज ये जो पिछड़ा अगड़ा ये सब राजनीति आप देख रहे हैं, ये लोहिया की ही देन है, ये सोच उनकी थी। उन्होंने समाजवादी पिछड़ों के लिए बनाई समाजवादी आंदोलन, वो परिवारवादी आंदोलन बन गया। ये तो एक हकीकत है ना, इस किसी को बुरा लगे ना लगे, राजनीति में हार का या जीत का विषय बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन जो मूल कल्पना है वो कैसे परिवर्तित हो जाती है एक जनरेशन में ही, वो देख। कोई एक व्यक्ति टिकट पा जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर मुझे एक चीज और लगती है कि परिवारवादी नेतृत्व है कि नहीं, ये डिपेंड करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है, तो वो परिवारवाद से नहीं घिरे हुए हैं, यानी कि पार्टी उनकी परिवारवाद से मुक्त है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, वो अगर परिवारवाद का हिस्सा है, वो जनरेशन जो चली आ रही है गांधी परिवार का, उसका हिस्सा है, तो वो पार्टी भी पूरी उनकी परिवारवाद। आप मानना चाहते हैं तो आप मानिए इस तरह से, और मान लीजिए बीजेपी के समर्थक मानना चाहेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर सिंधियाज हैं तो उनका पूरा कुनबा है, अब तो ज्योतिरादित्य भी है, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल। या फिर आप हर राज्य में जाइए और वहां उठा करके देखिए, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? देखिए, प्रश्न यहाँ यह अब नहीं रह गया कि परिवारवाद कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। शशि थरूर जैसे नेता, वो अगर अपनी बातें कह रहे हैं, है ना, और वो किसी परिवार और किसी मजबूत पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, दबोच लिए जाएंगे, दब जाएंगे। परिवारवाद राजनीति में आपको संबल देता है। एक अगर आप मुश्किल में हैं तो पीछे अड़ने की आपको एक दीवार देता है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई थरूर जैसे नेता को तो हर पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी विदेश नीति की जो समझ है, बिल्कुल, वो कमाल की है। अंग्रेजों को इंग्लैंड में जाकर के वो कॉलोनियलिज्म के लिए, उपनिवेशवाद के लिए पाठ पढ़ा करके आते हैं, ऐसे लोगों का इस्तेमाल होना चाहिए। थरूर कह रहे थे कि शायद वो चुनाव न लड़ें इस बार, क्योंकि वो अपने आप को बहुत, उनका विरोध जो है वहां के कांग्रेसी करने लगे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष के अगेंस्ट चुनाव लड़े तो जाहिर है कि जो यूनिट होगी, कांग्रेस यूनिट जिसने खड़गे जी के लिए वोट मान ली किया था, तो वो तो उनके खिलाफ रहेगी। लेकिन खड़गे जी की ये आप देखिए कि उनका बड़प्पन है ये कि उनको सीडब्ल्यूसी में जगह दिया है, बिल्कुल दिया है। तो इस तरह से परिवारवाद जो है वो बहुत बार किसी न किसी एक बहुत ही मेरिटोरियस व्यक्ति को खत्म तो करता है, और उस लिहाज से मैं मानता हूं कि ये दिक्कत की बात है। वरना कोई एक व्यक्ति ले ले टिकट, किसी का लड़का ले लेता है टिकट, तो क्या उसमें बहुत बड़ी बात है? वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो संस्कृति जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। खड़गे आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया नेता है, इतनी दफे एमएलए रहे, सांसद रहे, आज इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। पर अगर उन्होंने अपने बेटे को विधायक बनाया है और आज वो मंत्री भी है कर्नाटक के सरकार में, तो क्या परिवारवाद नहीं है? या है? और अगर है तो क्या खड़गे जी की जो राजनीति है वो खराब हो जाती है?
जनता के लिए सोचते हैं। हाँ सही बात है। और आज हमारे दर्शक सोच भी रहे होंगे परिवारवाद पर इतनी बात क्योंकि अगर शशि थरूर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है, गांधी परिवार की ही इसमें चलती है, और गांधी परिवार की चलती है उस पार्टी का ही कोई नेता अगर इस बात का जिक्र कर रहा है कि हाँ हमारी पार्टी में परिवारवाद है और राहुल गांधी इसलिए चेहरा हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राजनीतिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो उठाने की कोशिश करेगी। इसीलिए हमने इस परिवारवाद का कितना इंपैक्ट होगा, इन शब्दों का कितना इंपैक्ट होगा, उस पर ज्यादा जोर दिया हमारी इस चर्चा में। आपको क्या लगता है कि शशि थरूर अगर जिक्र कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी ये दो चेहरे हो सकते हैं, तो इसमें आप सबसे प्रबल चेहरा किसको मान रहे हैं जिससे कांग्रेस को भी फायदा हो और इंडिया अलायंस जो पूरा बना हुआ है उसमें भी एक्सेप्टेंस हो? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।